नमस्कार, मैं हूं आलोक मेहता। कल, आज और कल भारत में कल भी बहुत कुछ होता था, बंगाल से लेकर कश्मीर तक, और चर्चा होती है उत्तर भारत की भी। किस तरह की पार्टियां भी आती रही और कानूनी दावपेच भी आते रहे। और इसलिए लंबी चर्चा के बजाय हम बात करना चाहते हैं ऐसे व्यक्ति से जो अतिरिक्त महाधिवक्ता रहे, भारत सरकार के कम उम्र में रहे। बिल्कुल 37 वर्ष की उम्र में बहुत कम ऐसे लोग हुए होंगे, हम इतने वर्षों से देखते रहे हैं उस दृष्टि से। और राजनीति में भी 3 टर्म उनका हुआ संसद में एक भूमिका निभाना, पारिवारिक पृष्ठभूमि कानून विधिवेत्ता होते हुए भी आप समझ सकते हैं, और कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता के रूप में। लेकिन ऐसे प्रवक्ता जो बड़ी बेबाक बातें भी करते रहे हैं, वो खुल करके अपनी बातें कहते हैं। आप उनको लगातार देखते भी होंगे। मेरे साथ हैं सांसद और वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी जी। सिंघवी जी, सबसे पहले चूंकि आप पश्चिम बंगाल से भी राज्यसभा में आए हैं और इस समय बंगाल बड़ा उबल रहा है, बड़ा हंगामा मचा हुआ है। राष्ट्रपति कुछ तो ये तक कहने लगे कि वहां पर राज्यपाल की जरूरत ही नहीं है। उस पराकाष्ठा तक जो घटना हुई वो तो होती रहती है, दैनंदिन जिसको कहना चाहिए, लेकिन इस तरह के हत्याकांड हुए और जो स्थिति बनी। आप वैसे कांग्रेस पार्टी में हैं, लेकिन इस हद तक जाना कि राज्यपाल की जरूरत भी नहीं रही है, ऐसे पार्टी के प्रवक्ता तक तृणमूल कांग्रेस के बोल रहे हैं। इस दृष्टि से जो बंगाल में लगातार हत्याकांड हो रहे हैं, कई बार ऐसी घटनाएं हुई हैं जब वीपी सिंह ने तो इसलिए 2 बार, वहां तो कई बार होते थे उत्तर प्रदेश में, जब हम लोगों ने उनको देखा जब वो चीफ मिनिस्टर थे, तो जब बहुत ज्यादा अति हो गई तब उन्होंने नैतिक जिम्मेदारी लेकर के इस्तीफा भी दिया था। यहाँ इस्तीफे की बात है, लेकिन अभी चुनाव जीत के आए हैं तो हम ये भी नहीं कहते। आप इसको पूरे परिप्रेक्ष्य पे कैसे देखते हैं? प्रश्न आपका काफी व्यापक है। संक्षेप में, नंबर 1, जब मुख्यमंत्री ने खुद ने ये कह दिया, हिदायत दी है बल्कि औपचारिक रूप से, कि दोषी तृणमूल का हो, नाम लिया उन्होंने, तो भी तुरंत उसको गिरफ्तार किया जाए। नंबर 2, हिंसा भर्त्सना योग्य है, होनी चाहिए, लेकिन उसको एक राजनीतिक जामा पहनाना गलत है कि ये तृणमूल पार्टी या सत्तारूढ़ पार्टी के आदेश में हुई हिंसा और एक नरसंहार राजनीतिक द्वेष से, ये 2 अलग चीज होती है। नंबर 3, मेरा सिर्फ एक ही इसमें विरोध है। जहां तक कानूनी कार्रवाई है, जहां तक दोषी को दंड देने की बात है, मैं 100% समर्थ हूं। मैं समझता हूं कि मुख्यमंत्री ज्यादा कोई कह भी नहीं सकता ये। लेकिन आज चुनाव के कम 2 साल पहले से और अब चुनाव के 1 साल बाद, 4 साल 3 साल से इसको कोई मना नहीं कर सकता कि एक पैटर्न हो गया है। छोटी से छोटी बात हो बस पश्चिम बंगाल में, मैं बिल्कुल नहीं कहता कि पश्चिम बंगाल दोष से रहित है, हर प्रदेश में होती है। वही चीजें उत्तर प्रदेश में भी होती हैं, वही चीजें कुछ कांग्रेस शासित प्रदेशों में होती है, कर्नाटक में होती है। 3 चीजें होती है जैसे ही पश्चिम बंगाल में होता है। 1, उसका तुरंत माननीय राज्यपाल द्वारा वक्तव्य, ट्वीट, ये अनप्रेसिडेंटेड है। मैं भी कुछ संविधान का ज्ञान रखता हूं। नंबर 2, उस ऑफिस द्वारा हर मुद्दे पे एक वक्तव्य, अफसर को बुलाना और उस पर परिणाम देना, मत रखना। कहां से? राज्यपाल से। नंबर 3, तुरंत अगर थोड़ा और गंभीर है तो बीजेपी की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी, और तुरंत नंबर 4, गृह मंत्रालय द्वारा एक जांच। ये कोऑर्डिनेटेड चीज सिर्फ राजनीतिक द्वेष से हो रही है। लेकिन आप ये देखिए, हत्याकांड जो हुए हैं, बीजेपी के लोग, लगातार उनकी हत्या हुई। अब तृणमूल कांग्रेस भी, इसका कारण आपको नहीं लगता कि माओवादी जिस तरह से पार्टी में आए सब तरफ, मतलब जब जो सत्ता में आता है, उस समय हम लोग संजय गांधी के समय में देखा जनता कुछ जूस पार्टी में चले गए। संविधान की परिधि में 2 ही विकल्प हैं। आप 24 घंटे इस प्रकार का वहां पर एक बॉइलिंग पॉट नहीं बना सकते। एक, हमारे संविधान के 7वें शेड्यूल में लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरह से प्रदेश सरकार की अधिकार क्षेत्र है। चलिए मान लिया, हर दिन माननीय राज्यपाल इस पर वक्तव्य देते हैं और उसके कुछ हफ्तों में पार्टी अलग और गृह मंत्रालय अलग करता है, तो आप पे ये होना चाहिए पूरा गट्स कि आप वहां पर 356 लागू करिए। लेकिन टकराव तो पहले भी हुए हैं। रामलाल ने तो एनटी रामाराव को डिसमिस ही कर दिया था। डिसमिस तो बहुत हुए हैं, 100 हुए हैं, अभी तक 120 हुए हैं। डिसमिस तो आपका अधिकार क्षेत्र है, रिपोर्ट भेजिए। यहां तो बहुत बुरी डिफरेंट चीज हो रही है। आप ये बताइए, अगर आप एक
समतल जमीन से देखें और सोचें एक निष्पक्ष भाव से, कौन से माननीय राज्यपाल के ऑफिस से जो पिछले आपने 3 वर्ष में देखा है, वक्तव्य, बुलाना, जिस प्रकार के शब्दावली का इस्तेमाल करना, एक भी मिसाल दे दीजिए मैं 70 वर्ष में, कोई मिसाल नहीं मिलेगी आपको। हाँ, मैंने जैसा कहा ना आपको, अगर आपका उद्देश्य है कि आप मेरे घर में बैठकर मुझे हमेशा अस्थिर रखें, तो वो 356 वाला उद्देश्य नहीं है। आप उदाहरण दे रहे हैं 120 356 जो हुए हैं 1950 से, वो एक अलग बात है, आप करिए। आप भी दे सकते हैं राज्यपाल की एक रिपोर्ट, और कल केंद्र सरकार भी आपकी है और राज्यपाल की रिपोर्ट भी आपके सामने है, लेकिन वो नहीं करते आप चाहते हैं अस्थिरता हो, आप चाहते हैं कि बदनामी हो, आप चाहते हैं कि उस सरकार का नाम, ये मैं समझता हूँ पश्चिम बंगाल की बात नहीं, कल अगर यही करेंगे क्योंकि आपके एक राजनीतिक उद्देश्य है उस प्रदेश में, तो आप यही चीज करेंगे किसी और विपक्ष वाले प्रदेश में। ये राज्यपाल की भूमिका तो रहेगी, ये तो आप मानते हैं। कहीं ना कहीं राज्यपाल, ये भी कहना कि राज्यपाल की जरूरत ही नहीं, ये तक कहना नहीं, मैं बिल्कुल नहीं सहमत हूं इस बात से। राज्यपाल की निश्चित एक संवैधानिक पद है, लेकिन संवैधानिक पद की गरिमा आपको भी रखनी है। आप उस संवैधानिक पद में पदासीन हैं और ताली एक हाथ से नहीं बचती है। चलिए, बंगाल से हटकर थोड़ा सा कश्मीर से भावनात्मक एक मामला जुड़ा है, जो कश्मीरी पंडितों को पलायन को लेकर के, मतलब यूं तो वर्षों से होता रहा, कांग्रेस की सरकार भी रही, और वही जैसे मैंने अभी वीपी सिंह या शेख फारूक अब्दुल्ला वाला, चूंकि उस समय तो वही सरकार थी, ये ठीक है, लेकिन और वीपी सिंह ने वहां तो इस्तीफा दिया था जब उत्तर प्रदेश में थे, यहाँ प्रधानमंत्री पद से तो इस्तीफा दिया नहीं था, जबकि जितनी घटनाएं वहां हुई और पलायन हो रहा था, लेकिन वो सहते रहे। तो लेकिन अब ये जो इस पर जो विवाद और एक तरह से भावना उभरी है, एक हद तक ये तो सही है कि उनकी भावनाओं को फिल्म के जरिए आई, लेकिन इस बहाने से देश भर में इसकी चर्चा ज्यादा हुई। जब आप 24/7 राजनीति सोचते हैं ना, तो विकृतता आने वाली है। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहता हूं आपको कि मैं पूरी तरह से समर्थन करता हूं किसी भी पक्ष का जो फिल्म दिखाना चाहता है। मैं उससे असहमत हो सकता हूं, आप उससे सहमत हो सकते हैं, लेकिन उसका हक, अधिकार, क्षेत्र फिल्म बनाने का मैं पूरा समर्थन करता हूं, और मैं आपके सामने कह रहा हूं। लेकिन साथ साथ ये बताइए, क्या आप खुद उसकी क्रेडिबिलिटी कम नहीं कर रहे हैं? आप प्रधानमंत्री हैं, फिल्म रिलीज हुई नहीं, उसके अगले दिन आपने वक्तव्य दिया है, और उसके बाद सदा पिछले 2 हफ्तों से आपका हर प्रदेश सरकार उठ के जैसे कोई झंडा लहरा रहे हैं। तो क्या ये राजनीतिक फिल्म बनाई थी? क्या इसका प्रोडक्शन हाउस बीजेपी है? मैं तो समझता हूं कि अच्छे खासे एक्टर, अच्छी खासी फिल्म, और मैं फिल्म का बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा हूं, दिखनी चाहिए। जिसको, मेरी जो मत है मैं अपना मत बनाऊंगा, मैं जो समझ है मेरी, मैं जो पढ़ता लिखता हूं उसके हिसाब से मैं उसको डिस्काउंट करूंगा या उसको मानूंगा, आपका दूसरा मत होगा। लेकिन एक अभियान चला सकते हैं फिल्म के, इसका प्रोडक्शन हाउस, इट इज नॉट प्रोड्यूस्ड बाय द बीजेपी। इतना बड़ा जब अभियान चला रहे एक फिल्म के ऊपर, जो कभी किसी प्रधानमंत्री ने या किसी सत्तारूढ़ सरकार ने नहीं चलाया। आपके प्राइवेट मत हो सकते, प्रधानमंत्री हमारे प्रधानमंत्री, हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री हमारे देश के हैं, वो एक संवैधानिक पोस्ट है। लेकिन उसके साथ आप एक शब्द नहीं निकालते हैं कि सरकार किसकी, वीपी सिंह की, राज्यपाल, उसके बाद समर्थन किसका, बीजेपी का, और अब आप फिल्म बनी है इतने सालों बाद, उस पर तक है। दूसरा, उस पर जो है, जो स्थिरता, जो एक संबल होता है, जो बैलेंस होता है, वो हो जाता। इसी बात की बात है, और कोई बात नहीं है। ये आपने अभी एक और बात, चूंकि डॉक्टर अम्बेडकर जी का नाम लिया, अभी उत्तराखंड अभी सरकार बनी है और उन्होंने पहला निर्णय किया है कि हम समान नागरिक संहिता लाएंगे, जो पहले से विवाद बने संसद में भी रहा है। मतलब वैसे देखा जाए तो डॉक्टर सिंह भी, मैंने लक्ष्मण सिंघवी जी के समय से भी कई बार चर्चा होती, संविधान के समय से भी, प्रिंसिपल्स में है। उस दृष्टि से आज ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम वाला मुद्दा जब बार बार आता है, तलाक का मुद्दा आता है, कभी हिजाब का मुद्दा आता है, इस दृष्टि से क्या नहीं लगता है कि इस पर सभी पार्टियों को बैठ करके गंभीरता से कोई फैसला करना चाहिए? इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमारे संविधान में लिखा है। इसको क्यों नहीं डाला हमने मानवाधिकार के पार्ट 3 में, क्यों पार्ट 4 में डाला? डिबेट्स पढ़िए आप। कई हमारे उद्देश्य हैं, कई हमारी मंशाएं, उसे लिखा है डिबेट्स, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हमारी मंशाएं हैं, हमारी उद्देश्य, हमारी चाह है, हमारी चाहत है, लेकिन हम समझते हैं कि हमारे जैसे देश में इमीडिएटली अभी नहीं हो सकता। इसमें एक समन्वय, इसमें एक सहमति बनाइए। ये डिबेट्स की बात कर रहा हूँ मैं। इसलिए हम 1, 2, 3, 4 हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल में लिख रहे हैं, जो बाध्य नहीं है, लेकिन जिसकी तरफ हमें अग्रसर होना है। नंबर 3, आप इसमें अगर कुछ आंशिक सहमति बनाए तो जरूर करिए। अब ये बताइए मुझे आप, खैर उसमें मैं मानता हूं कि कई हिस्से तो अभी से हो गए हैं, यूनिफॉर्म कोड के हिस्से, कई आप कुछ करते हैं वो यूनिफॉर्म कोड का हिस्सा हो सकता है,
तो ये भी एक अच्छी पहल तो है, अच्छी पहल तो तलाक यदि खत्म होता है, पूरी चीज नहीं हुई है, पूरी चीज नहीं हुई है, पर्दा खत्म होता है तो। लेकिन अब मुद्दा ये आता है कि आप समझते हैं कि सिवाय राजनीतिक उद्देश्य के और उसको भुनाने के, वही तो कह रहा हूं 24/7 वाली राजनीति वाला गेम है ये। आप समझते हैं कि जो मैंने अभी बोला आपको एक संदर्भ, उस प्राकथन के अंदर एक प्रदेश भारत में कर सकता है ये, या आपके कॉमन सेंस को स्ट्राइक करता है? क्या संविधान में ये लिखा, किसी तरह से सोचा भी किसी ने, ड्रीम भी किया, स्वप्न भी लिया कि भारत का एक प्रदेश कर देगा? अब आगे चलिए, आप भारत के प्रदेश के आदमी हैं, आप उत्तराखंड के हैं, आप रहते दिल्ली में, चेन्नई में हैं, कोई, मैं जहां तक मुझे पता है कि उत्तराखंड का कोई सिटीजनशिप कार्ड तो होता नहीं है, ठीक है ना? तो आप कौन सा कॉमन लॉ अप्लाई करेंगे? इसी तरह से जो सेंटर और उसके बीच कन्फ्रंटेशन है, आप तो चूंकि कई केसेस भी डील करते हैं, सीबीआई, इन्फोर्समेंट, ठीक है, दुरुपयोग बने हैं, मैंने नहीं कहा कि पहले नहीं होता था, अभी इस पर हम विवाद पे नहीं जाते, लेकिन सही बात यह है कि जिस ढंग से यदि कहें कि हम तो सीबीआई के डायरेक्टर आएगा तो हम उसको बंद कर देंगे, मतलब गिरफ्तार कर देंगे जी, या उसको किसी को इन्फोर्समेंट वाला, सब कुछ तो राजनीतिक नहीं हो सकता। आलोक जी, ये वक्तव्य गलत होते हैं, लेकिन आप वक्तव्य पे रुक जाते हैं। आप बहुत एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप अपना हाथ अपने हृदय पर रख के पूछिए और बोलिए कि 70 साल को छोड़िए, पिछले 20 साल में जो इस्तेमाल, मैं इस्तेमाल शब्द कह रहा हूं, उपयोग और दुरुपयोग नहीं कह रहा हूं, मेरा मन है दुरुपयोग कहने का। ईडी सबसे पहले, सीबीआई तो गाय लगने लगी ईडी के सामने, और तीसरा आईटी, चौथा डीआरआई, पांचवा सीरियस फ्रॉड्स ऑफिस एसएफओ। इसी श्रृंखला में आप बताइए कि पिछले कभी भी किसी सरकार, बीजेपी सरकार लीजिए, कांग्रेस विरोधी सरकारें लीजिए, कभी ऐसा दुरुपयोग हुआ है? कांग्रेस में तो मैं समझता हूं ये इतना ढीलापन है कि कभी दुरुपयोग कर भी नहीं पाएगी ऐसी। यही मैं कह रहा हूं कि आप, तो मैं तो एक व्यंग में कह रहा हूं, मैं व्यंग में कह रहा हूं, लेकिन ये एक लिबरल वर्सेस एक ऐसा, इस देश में हम में और हमारे सेंट्रल हॉल में और बांग्लादेश में क्या फर्क है? बांग्लादेश में 2 महिलाएं सेंट्रल हॉल में नहीं बैठ सकती। पाकिस्तान के सेंट्रल और हमारे सेंट्रल में क्या फर्क है? नवाज शरीफ और जिया उल हक साथ ही बैठ सकते थे, और अब इमरान खान और शहबाज शरीफ नहीं बैठ सकते। यही तो भारत की गणतंत्र की मजबूती है कि सिवाय एक दक्षिण भारत के स्टेट में जहां शुरू हुआ, जिसको मैं प्रतिशोध की राजनीति कहता हूं, वहां से चल के एक और प्रदेश में गया, फिर वो एक पूर्व प्रदेश में गया, और एक सरदारों की लड़ाई उत्तर में। इस 3 या 4 उदाहरण के अलावा भारत में राष्ट्रीय स्तर पे इस प्रकार का राजनीतिक द्वेष कभी नहीं था। और जब आप राजनीतिक प्रतिशोध की भावना से काम करेंगे तो ये सरकार आपकी अजरमन तो नहीं है, लेकिन अधिकारियों का तो दोष नहीं है। आप दूसरों को सिखा रहे हैं। अधिकारियों का तो दोष नहीं, यदि इनकम टैक्स में अच्छा 1 लाख करोड़, अधिकारियों का 1 निश्चित रूप लाख से करोड़ दोष है। कुर्क हुआ तो सरकार के खजाने में आया, गलत अच्छा, संपत्ति ये बताइए आप कि जितने भी 1 लाख वाले करोड़ के हुए हैं, उसमें कभी भी किसी प्रदेश के किसी बीजेपी विरोधी राजनीतिज्ञ का नाम आपने कब सुना है? भारत में 2014 के बाद से जितने लोग एनआरआई बने हैं, कभी 70 साल में नहीं बने। आप ब्रेन ड्रेन की बात करते हैं, माननीय प्रधानमंत्री का ब्रेन ड्रेन को रिवर्स करना है। हमारी इंडस्ट्रियल ड्रेन का कुछ सोचा? आर्टिकल पब्लिश हुए हैं सैकड़ों की तादाद में। इन 8 सालों में जो लोग विदेश में स्थित हो गए हैं या एनआरआई बन गए हैं, 200-300% ज्यादा पहले से। तो आंकड़े प्रकाशित है, मेरे अभी आंकड़े हैं नहीं, प्रकाशित आंकड़े, सरकारी आंकड़े। ये क्यों हो रहा है? लेकिन ये राजनीतिक प्रतिशोध की बात नहीं है, हैरेसमेंट की बात है। लेकिन आप ये देखेंगे इसके लिए एक बड़े, अब मैं इस पर आता हूं चूंकि वो पार्टी आपका, इसलिए हमने उससे नहीं शुरू किया, उस पर बहुत सारे बहस चल रही है। कांग्रेस पार्टी, प्रतिपक्ष को छोड़ दिए, कांग्रेस पार्टी एक पार्टी है जिसका देश गांव गांव में उसी का नाम था आज़ादी के बाद से। आप उससे जुड़े रहे, पिताजी उससे जुड़े रहे, एक पूरा एक समाज मतलब जुड़ा रहा है। कांग्रेस पार्टी बिल्कुल वो हो गई, उसकी कमजोरी, उनकी गलतियां, जैसे आपने कहा भाई उनको पास मौका था, यदि बीजेपी के लोगों ने गलत किया था, मैं नहीं कह रहा हूं प्रतिशोध के गए, लेकिन यदि कई ऐसे मामले थे जिसको हम उन पे उन्होंने कार्रवाई यदि नहीं की, डॉक्टर मनमोहन सिंह वैसे वो ईमानदार बने, लेकिन सही बात यह है कि उस समय आपने एक्शन नहीं किया और पार्टी आपकी धीरे धीरे बिल्कुल ऐसी हो गई कि आपकी पार्टी से पलायन हुआ। नहीं, अब आप राजनीतिक बात कर रहे हैं आलोक जी, जिससे मैं बहुत हद तक समर्थ हूँ। नहीं, उसके लिए राहुल गांधी क्यों नहीं जिम्मेदारी लेते? मतलब वो खाली इस्तीफा दे रही नहीं, पार्टी तो वही चला रहे। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ। एक बात तो ये क्लियर हो गई। दूसरा, मैं नहीं समझता कि जिम्मेवारी किसी ने नहीं ली है। हर चुनाव के असफलता के बाद उन्होंने बड़े सामने आके बुलेट अपने सामने ली, अभी भी जिम्मेवारी ली है पूरी तरह से। एक ने नहीं, तीनों ने ली है, बोल के ली है, टेलीविजन पे ली है, वक्तव्य से। नंबर 3, आप अल्टीमेटली क्या कहते हैं कि ये बात सही है कि भाई जो व्यक्ति अभी लीडर है उसको चुनाव में अपना हैट रखना चाहिए,
मैं मानता हूँ विलंब हुआ है, मेरे हिसाब से चुनाव 1.5 साल पहले होने चाहिए, लेकिन अब और अब के बीच, अगस्त के बीच में तो कोई भी ये नहीं कहेगा कि जर्नलिस्ट एडिटर जा रहा है तो जर्नलिस्ट एडिटर एक उस वक्त एक्टिंग बनाया जाए 3 महीने के लिए। हाँ, अगर अगस्त सितंबर में नहीं होते चुनाव तो आप सही हैं। अब उस चुनाव में ये मान लीजिए आप, और ये आपको गलतफहमी है, बार बार मैंने कहा सबके ये ऑप्शन है कि खड़े हो जाए। अब ये कहना कि चुनाव में कोई खड़ा होगा तो हार जाएगा, तो फिर आप इसको कैसे, इस विरोधाभास को गणतंत्र के सिद्धांत से आप रिकनसाइल करेंगे, कैसे करेंगे? उसका तो नॉमिनेट करो। और क्या ये हल है कि चुनावित अगर एक ही हो, और मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि राहुल गांधी चुनावित होंगे, वो हार भी सकते हैं कुछ खड़ा हो तो उस चुनाव में, लेकिन ये कहना कि आज तुरंत बदलो, आप हटो, आपने जिम्मेवारी नहीं ली है, जबकि जिम्मेवारी खड़े होकर बोला उन्होंने हम ले रहे पूरी तरह से। और एक ये भी समझना, मैं कहता हूँ जिम्मेवारी बिल्कुल है वहाँ, लेकिन क्या जिम्मेवारी वहाँ से लेके ब्लॉक तक नहीं है? लेकिन यहाँ तो नई और पुरानी पीढ़ी दोनों को एडजस्ट है। सचिन पायलट यदि उनका हक बनता था, जैसा उनको प्रॉमिस किया गया, या जैसे एक परसेप्शन बना कि भाई नई पीढ़ी को दिया जाए जिम्मेदारी, उनको नहीं दी गई। उधर दूसरी तरफ मैंने, आप यहाँ देखे मनीष अभी थे, उनको पंजाब में यहाँ तक कि आपकी जो, आप तो खुद उस विंग के बने वो रहे, आजकल आप नहीं है उसके प्रमुख, लेकिन मान लो आप उनको कहें कि पब्लिसिटी के लिए भी हमारी इस लायक नहीं है, जो आपका मेंबर पार्लियामेंट है, इस पराकाष्ठा पर यदि आप इग्नोर करेंगे। और मेरा अभी भी, मैं इसलिए आपने जो कहा इसमें समझता हूँ, क्योंकि ठीक है आपका एक लिमिटेशन है, लेकिन सोनिया गांधी जैसे होता है ना, कहीं गड़बड़ हुआ थोड़ा के संभाल लेती हैं। क्यों ऐसा नहीं होता कि भाई जैसे पहले भी था कि भाई आप वर्किंग प्रेसिडेंट कमलापति जी थे, राजीव जी के समय में भी थे, अर्जुन सिंह को वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया, आप ऐसे दो पीढ़ी का एक तालमेल होता है। यहाँ तो क्या है कि हमारी मर्जी, पुराने लोगों से बात करेंगे नहीं। अभिषेक जी 30 साल पुराने हैं तो हम, मैं आपका नहीं कह रहा हूँ, आपसे करते होंगे, मैं समझता हूं, लेकिन उन लोगों को इग्नोर कर दें और आप अपना कहें कि हम नए लाएंगे। ऐसा नहीं है, मैं नहीं समझ। देखिए, ये तो फिर थोड़ा चित भी मेरी पट भी मेरी बात होगी। मैं नहीं समझता कि कांग्रेस से ज्यादा किसी ने युवाओं को प्रोत्साहन दिया है। अगर आप हमारे मंत्रिमंडल में देखें और बाद में देखिए, बहुत को दिया है। जब उनको दिया जाता है तो कहते हैं कि हम बड़े वालों को, वरिष्ठ को इग्नोर कर रहे हैं। ये बात नहीं है, इग्नोर नहीं कर रहे हैं। ये अलग बात है कि कुछ वरिष्ठ लोग थोड़े गुस्सा हैं, अभी थोड़े साथ नहीं है, उनकी पक्ष को देखना चाहिए। अब मीटिंग्स कई बार हुई हैं उनके साथ, ये जरूरी नहीं कि हर मीटिंग में जो आप कहते हैं मैं मानूं, या जो पद आपको चाहिए वो दूं, वो नहीं होता है राजनीति में। वैसे चलिए, अंत में आप वैसे इस समय सारे, चाहे तनाव है, हिंदू मुस्लिम हो गया, सांप्रदायिक है, राजनीतिक कमजोरी या राजनीतिक जातियां जिसको आप कह सकते हैं, सत्ता की या प्रतिपक्ष की अपना एक टकराव, क्या भविष्य आप देखते हैं आपके हिसाब से? चूंकि आपने कई फेज देखे हैं। भारत का भविष्य, मैं देखिए ऑप्टिमिस्ट हूँ नेचर से, और भारत के भविष्य में मुझे कोई संदेह नहीं होता कभी भी। सरकार आप हो, मैं हूँ, ये हो, वो हो, वो बात नहीं है। लेकिन मुझे निश्चित रूप से बहुत दुख है और बहुत चिंता है, क्योंकि मेरा एक मानना भी, समय नहीं पूरा लंबी बात करने का, लेकिन भारत की अगर एक अस्मिता है तो वो यहाँ की विविधता है। प्लैनेट अर्थ में धर्म मान लीजिए, ड्रेस मान लीजिए, सुगंध मान लीजिए, खाद्य पदार्थ मान लीजिए, बोलना मान लीजिए, भाषा मान लीजिए, कुछ मान लीजिए, कोई प्लैनेट अर्थ में जगह नहीं जो हमारी जैसी विविधता रखती है। उस विविधता में सबको साथ लेके चलना, कोई हम किसी को जेनरॉसिटी या कोई भीख नहीं दे रहे हैं, हम अपने खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं। और ये जब आप इस बात को, जब आप भारत के हर व्यक्ति को ये आश्वासन नहीं दे पाएंगे कि वो भी उतना ही हिस्सा है भारतीय गणतंत्र का, तो ये खतरनाक विस्फोटक टाइम बॉम्ब हो सकता है। मेरे को उसकी चिंता है। एक हमारे राजीव भार्गव प्रोफेसर थे हार्वर्ड में, मेरे को बड़ा अच्छा 3 शब्द में, वाक्य में कहा कि सेकुलरिज्म का मतलब क्या होता है। सेकुलरिज्म जैसा कहा था लिंकन ने, उसको उन्होंने अडेप्ट किया कि ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल। तो उनका बाय द पीपल समझ आता है, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल क्यों लिखा लिंकन ने? उनका ऑफ द पीपल इसलिए लिखा कि एक प्रकार से एचयूएफ की तरह जॉइंट ओनरशिप का एक भावना कन्वे करने के लिए, कि इस गणतंत्र के जॉइंट ओनर हैं आप भी और मैं भी। जब उसमें थोड़ा आघात होता है तो मैं समझता हूं कि आप 2-3 इलेक्शन जीत लो, बट वो भारत के लिए, अस्मिता के लिए लॉन्ग टर्म फर्क है, बहुत प्रॉब्लम। तो उम्मीद करना चाहिए, जैसे आपने आशावादी, आपने कहा ना ऑप्टिमिस्टिक है, मैं भी ये मानता हूं कि समाज में पार्टियां हो, मीडिया हो, कोई सबका कर्तव्य यही है कि हम लोकतंत्र के प्रति आशावादी रहें। फेज आए, सब आता है जाता रहेगा, और इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, बहुत अच्छा लगा। बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को हम यहीं विराम देते हैं, अगली बार किसी और मेहमान के साथ बात करेंगे।
इंडिया न्यूज़ में इस कार्यक्रम को लेकर के आपका कोई भी प्रतिक्रिया हो अवश्य दीजिए, हमेशा स्वागत होगा। धन्यवाद, नमस्कार।